हाँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटेन की कॉमन सभा। हमारे यहाँ पे लोकसभा होती है और ब्रिटेन में संसद का जो निम्न सदन है वो कॉमन सभा कहलाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है। तो आज अपन चर्चा करेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात कॉमन सभा पर। कॉमन सभा को अपन दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में अपन ये देखेंगे कि कॉमन सभा का संगठन किस तरह से होता है, अर्थात कॉमन सभा किस तरह से बनती है, और दूसरे पार्ट में अपन ये देखेंगे कि कॉमन सभा की क्या शक्तियां हैं, कॉमन सभा क्या कार्य करती है। तो चलते हैं अपन सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन सभा का संगठन या उसकी रचना, कि कॉमन सभा किस तरह से संगठित होती है, किस तरह से इसकी रचना होती है। जब भी हम किसी विषय की संगठन या रचना देखते हैं तो कॉमन सभा के संगठन में भी हम इन बिंदुओं को देखेंगे। सबसे पहला बिंदु हम ये देखेंगे कि इसका निर्वाचन किस तरह से होता है। कॉमन सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाती है। ब्रिटेन में वयस्कता की उम्र भी 18 वर्ष ही है और निर्वाचन क्षेत्र 1 सदस्य होते हैं और लगभग 75,000 मतदाताओं पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। उम्मीदवार किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा हो सकता है और जिसको सर्वाधिक वोट मिलेंगे, मत मिलेंगे, वो व्यक्ति विजयी माना जाता है। अर्थात सेम अपने लोकसभा के जैसे ही वहाँ पर ये प्रावधान है कि जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है और इसीलिए कॉमन सभा को प्रत्येक सदन और निम्न सदन भी कहा जाता है। कॉमन सभा की जो सदस्य संख्या है वर्तमान में 650 चल रही है। अभी ये संख्या निश्चित नहीं है, घटती बढ़ती रह सकती है, हो सकती है, लेकिन वर्तमान में अभी 650 चल रही है। मैं एक चीज़ यहाँ पर और स्पष्ट कर दूँ आपको कि 1970 से पहले निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्य होते थे और वयस्कता की उम्र भी 21 वर्ष थी, लेकिन अब ये चेंज हो गया है और अब 18 वर्ष हो गई है। इस तरह कॉमन सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया सदन होता है। अब अपन अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं जिसमें है कि कॉमन सभा का उम्मीदवार बनने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है। मोटे रूप से 4 योग्यताएं वहाँ पर तय कर रखी है। पहले ये होती है कि वो ब्रिटिश नागरिक हो। सभी देशों में लगभग यही प्रावधान होता है नागरिकता का, तो वो उस देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरी उसकी है कि वो 18 वर्ष से ऊपर, अर्थात वहाँ पर 21 वर्ष निर्धारित की गई है कि 21 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए। तीसरा जो योग्यताएं हैं, जो शर्त है, वो ये है कि मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। और चौथी वो है कि वो अपने देश के प्रति शपथ लेने के लिए तैयार होना चाहिए। अर्थात ये 4 योग्यताएं निर्धारित की गई है कि ये 4 योग्यताओं वाला व्यक्ति ही उम्मीदवार बन सकता है। योग्यताओं से ज़्यादा तीसरी जो बात अपन या तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अयोग्यताओं का भी वर्णन किया गया है कि निम्नलिखित सदस्य जो होंगे वो कॉमन सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। कौन कौन से सदस्य नहीं बन सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल विदेशी होगा, विदेशी व्यक्ति नहीं, क्योंकि शर्त यही है कि वो वहाँ का नागरिक होना चाहिए। तो जो विदेशी व्यक्ति होगा वो कॉमन सभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। देशद्रोही या घोर अपराध में दंडित व्यक्ति, जिसको दंडित किया गया है देशद्रोही के आरोप में, तो वो व्यक्ति भी इसका चुनाव नहीं लड़ सकता। दिवालिया घोषित अगर है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। पागल अगर है या जिस मानसिक रूप से विक्षिप्त है वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पोप, पादरी, बिशप ये भी चुनाव नहीं लड़ सकते। नाबालिग अर्थात जो निर्धारित आयु सीमा है उससे कम वाला व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। लाभकारी पद पर अगर कोई व्यक्ति है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके साथ ही वहाँ पर एक प्रावधान और किया गया है कि जो लॉर्ड सभा के सदस्य हैं वो भी कॉमन सभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो योग्यताओं से ज़्यादा अयोग्यताओं का वर्णन वहाँ पर किया गया है। और ये जो व्यक्ति है, जैसे अपन कहते हैं पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, देशद्रोही या सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए, लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए, पोप, पादरी और बिशप नहीं होना चाहिए और लॉर्ड सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसके संगठन में अपन देखेंगे कि इसका कार्यकाल, अर्थात कॉमन सभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
लेकिन कॉमन सभा जैसा अपने यहाँ पे प्रावधान है वैसे इसको समय से पहले भंग भी किया जा सकता है और इसका कार्यकाल इमरजेंसी में बढ़ाया भी जा सकता है। तो सामान्यतः तो 5 वर्ष है, लेकिन इमरजेंसी में बढ़ाया भी जा सकता है और इसको समय से पहले भंग भी किया जा सकता है। फिर आता है विशेष अधिकार, अर्थात कॉमन सभा के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। मोटे रूप से 7 अधिकार उनके पास होते हैं। पहला है कि सदन में भाषण देने की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता होती है, अर्थात सदन में दिए गए या वक्तव्य या भाषण के आधार पर कोई मुकदमा उन पर दायर नहीं किया जा सकता है, तो भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। दूसरा अधिकार ये होता है कि दीवानी मामलों में अधिवेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन के पश्चात उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तीसरा उनके पास ये होता है कि ये स्पीकर के माध्यम से सामूहिक रूप से सम्राट के पास मिल सकते हैं। देखिए, मैंने जब लाडसभा देखी थी या लाडसभा पर अपने चर्चा की थी, तो लाडसभा का एक विशेष अधिकार मैंने बताया था कि लाडसभा के सदस्य व्यक्तिगत रूप से सीधे सम्राट से मिल सकते हैं, लेकिन कॉमन सभा के जो सदस्य हैं वो सीधे नहीं मिल सकते हैं, स्पीकर के माध्यम से वो सम्राट से मिलते हैं। इसी तरह अपनी कार्यवाही को नियंत्रित करते हैं। ये अपनी कार्यवाही से संबंधित नियम कॉमन सभा स्वयं निर्धारित करती है। नेक्स्ट इनके पास ये होता है 5वां अधिकार कि अगर किसी सदस्य के विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है या मंत्री जवाब नहीं देते हैं या अवहेलना करते हैं, तो कॉमन सभा अपने सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा के लिए भी काम करती है या उनकी रक्षा के लिए उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित भी करती है। इसके अलावा कॉमन सभा के सदस्यों की अयोग्यता का अगर कोई प्रश्न है तो उसका निर्णय भी सदन के द्वारा किया जाता है। और एक अंतिम अधिकार इनके पास एक और होता है, वो है संसद द्वारा निर्धारित इन्हें वेतन भत्ते, पेंशन और सुविधाएं मिलती है। कॉमन सभा के बारे में एक वहाँ पे प्रावधान किया है कि अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक कॉमन सभा का सदस्य हो जाता है या 65 वर्ष की आयु तक सेवा करता है तो उसे पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। तो कॉमन सभा के सदस्यों को ये विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, लास्ट जो अपन देखेंगे, अधिवेशन एवं गणपूर्ति। जैसा कि अपन पिछली कई क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं कि संसद अधिवेशन के दिनों में ही कार्य करती है। ब्रिटेन में ये नियम है कि वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन बुलाया जाना जरूरी है, तो कॉमन सभा वर्ष में एक बार इसका अधिवेशन होता है। लॉर्ड सभा और कॉमन सभा दोनों का साथ साथ ही चलता है और वर्ष में एक बार ये लगभग 160 डेज के लिए ये अधिवेशन के दिनों में लगभग कार्य करती है। और अधिवेशन के दिनों में ये 5 दिन कार्य करती है, सोमवार से शुक्रवार तक बैठती है और उसमें अपना कार्य करती है। इसके अलावा भी अगर आवश्यकता पड़ी तो विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। और गणपूर्ति जो है वो 40 सदस्य निर्धारित की गई है यहाँ पर कि 40 सदस्य अगर उपस्थित होंगे तो कॉमन सभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, निर्धारित की गई है। इस तरह कॉमन सभा की संगठित होती है या इसका जो रचना है वो इन टॉपिक्स के आधार पर अपन निर्धारित करेंगे। अब अपन चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, और दूसरा टॉपिक जो अपन ने लिया था वो ये था कि कॉमन सभा की शक्तियाँ और कार्य, कि कॉमन सभा क्या कार्य करती है, इसकी क्या शक्तियाँ होती हैं। कॉमन सभा की शक्तियों को अध्ययन की सुविधा के लिए 9 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। सबसे पहला है व्यवस्थापन या विधि निर्माण संबंधी शक्ति। देखिए, संसद का मेन काम कानून बनाना ही होता है, तो व्यवस्थापिका अर्थात कॉमन सभा का जो मुख्य काम है वो विधि निर्माण कार्य होता है। सामान्य विधेयक में कॉमन सभा और लॉर्ड सभा दोनों से शुरू हो सकता है और दोनों की सहमति आवश्यक होती है। लेकिन यदि लॉर्ड सभा 1 वर्ष तक उसको अपने पास रख लेती है या उसको पारित नहीं करती है या वो अस्वीकृत कर देती है और 1 वर्ष के पश्चात यदि कॉमन सभा उसे वापस पारित कर देती है तो वो विधेयक वैसा ही पारित होगा जैसा कॉमन सभा चाहती है, चाहे लॉर्ड सभा स्वीकृत हो या नहीं हो। अर्थात सामान्य विधेयक में अंतिम शक्ति भी कॉमन सभा के पास है, लॉर्ड सभा केवल 1 वर्ष की देरी कर सकती है। दूसरा आता है वित्तीय शक्तियाँ या पैसे से संबंधित जो शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले ये होता है कि वित्तीय जो विधेयक होते हैं उनको प्रमाणित करने का काम कॉमन सभा का स्पीकर करता है। वित्तीय विधेयक के साथ में कॉमन सभा के स्पीकर का प्रमाण पत्र होगा तो ही हम उसे वित्तीय विधेयक मानते हैं, वरना नहीं माना जाता है। तो इसको प्रमाणित करने का अधिकार भी कॉमन सभा के स्पीकर को होता है। दूसरा ये होता है कि वित्तीय विधेयक हमेशा कॉमन सभा से शुरू होते हैं।
हमारे यहाँ पे भी लोकसभा से शुरू होते हैं, तो वही स्थिति वहाँ पर है कि कॉमन सभा से ही शुरू होंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि वित्त विधेयक में लॉर्ड सभा के पास 1 महीने का समय होता है। 1 महीने में वो पारित कर देती है तो ठीक है, वरना 1 महीने के पश्चात वो वैसा पारित होगा जैसा कॉमन सभा चाहती है। तो सामान्य विधेयक में लॉर्ड सभा केवल 1 वर्ष की देरी कर सकती है और वित्तीय विधेयक में केवल 1 महीने की देरी कर सकती है, और 1 महीने के पश्चात वो वैसा ही होगा जैसा कॉमन सभा चाहती है। तो वित्तीय विधेयक में भी अंतिम शक्ति कॉमन सभा के पास होती है। फिर आती है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में 2 चीज़ें होती हैं। पहली वह ये होती है कि प्रधानमंत्री ब्रिटेन में हमेशा कॉमन सभा से ही लिया जाता है। ब्रिटेन में ये नियम है कि प्रधानमंत्री निम्न सदन अर्थात कॉमन सभा या जनता द्वारा चुने गए सदन से ही होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ तो ये होता है कि हम राज्यसभा से भी ले लेते हैं और लोकसभा से भी ले लेते हैं। जैसे देवेगौड़ा है, इंदिरा गांधी जब फर्स्ट बार आई थी तो राज्यसभा से थी, मनमोहन है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर कॉमन सभा से ही लिया जाएगा। तो पहली चीज़ ये होती है कि कार्यपालिका शक्तियों में प्रधानमंत्री कॉमन सभा से ही लिया जाएगा। नंबर दूसरा जो कार्य होता है कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में कि कॉमन सभा कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कार्यपालिका से कोई भी प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, काम रोको प्रस्ताव ला सकती है, चर्चा कर सकती है और निंदा प्रस्ताव ला सकती है और लास्ट में अविश्वास प्रस्ताव लगाकर कार्यपालिका को हटा सकती है। यहाँ पर भी राज्यसभा कमजोर होती है, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव लगाकर उसे नहीं हटा सकती। तो कार्यपालिका शक्तियों में भी कॉमन सभा शक्तिशाली होती है। कार्यपालिका को नियंत्रित करने की शक्ति मुख्य रूप से कॉमन सभा के पास ही होती है। और अगर अपन ये देखते हैं कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है तो वो वास्तव में उत्तरदायित्व कॉमन सभा के प्रति ही होता है। फिर आता है संविधान में संशोधन करने का कार्य। जिस तरह से सामान्य विधेयक बनते हैं उसी तरह वहाँ पर संविधान में संशोधन भी किए जाते हैं। तो संविधान में संशोधन करने के कार्य भी कॉमन सभा के द्वारा ही किया जाता है। संविधान में संशोधन करने के लिए अलग से तरीका नहीं है, तो वहाँ की कॉमन सभा अर्थात संसद संविधान में संशोधन करने के लिए भी सर्वेसर्वा होती है। इसके पश्चात आता है जन शिकायतों का निवारण, अर्थात जनता की अगर कोई भी शिकायत है, उन शिकायत या कोई समस्याएं हैं या कोई इमरजेंसी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो उन शिकायतों को सदन में उठाया जाता है। सरकार का ध्यान आकर्षित करके उनका निवारण करने का प्रयास भी किया जाता है और ये कार्य भी कॉमन सभा के द्वारा किया जाता है। फिर आता है सम्राट को परामर्श देना। कॉमन सभा सम्राट को परामर्श देने का कार्य भी करती है। यदि सम्राट को किसी विधेयक के बारे में या किसी चीज़ के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी होती है तो स्पीकर के माध्यम से सम्राट उसे प्राप्त करता है और कॉमन सभा के सदस्य स्पीकर के साथ सामूहिक रूप से सम्राट से मिल सकते हैं या स्पीकर के माध्यम से अपनी बात सम्राट तक पहुंचाते हैं। तो सम्राट को जानकारी देना या परामर्श देने का कार्य भी स्पीकर के माध्यम से ये करती है। इसके पश्चात आता है राजनीतिक शिक्षा देना, अर्थात ये भी एक काम है कि कॉमन सभा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करती है। क्योंकि कॉमन सभा के सदस्य किसी भी विधेयक पर किसी भी मुद्दे पर जब चर्चा करते हैं, एक सदन से दूसरे सदन में वो विधेयक जाता है और वहाँ पर चर्चा की जाती है, तो जनता को सत्ता पक्ष और विपक्षी जो पक्ष होता है वो जानकारी प्रदान करता रहता है, अपनी अपनी बात जनता के सामने रखते हैं विधायक और मंत्री। तो जनता को उन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो जनता को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, सरकार की नीतियां बताते हैं और विपक्ष उसकी आलोचना या कमियां करता है। तो इस तरह से इन तरीकों के माध्यम से जनता को वो राजनीतिक शिक्षा भी देते हैं। फिर आता है जनमत जागृत करना, अर्थात जनता के मत को तैयार करने का कार्य भी करते हैं। और ये देखिए किस तरह से होता है, जब विधेयक प्रथम वाचन द्वितीय वाचन में गुजरता है, एक सदन से दूसरे सदन में जाता है, तो इस समय पर्याप्त बहस होती है, वाद विवाद होता है और जनता को सारी जानकारी मिल जाती है। तो इस पीरियड के दौरान जनता भी अपनी राय कायम कर लेती है, जनमत भी बना लेती है, जनता का मानस भी बन जाता है। तो जनमत तैयार करने में भी मदद करती है। और इसी तरह एक अंतिम ओर है कि ये भावी राजनीतिज्ञों का चयन भी करती है, अर्थात नेतृत्व का प्रशिक्षण स्थल के रूप में कार्य करती है, ट्रेनिंग स्थल के रूप में काम करती है कि नेता तैयार करने का कार्य किया जाता है। देखिए कोई भी प्रधानमंत्री या बड़े पद पर अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है तो सबसे पहले वो कॉमन सभा का सदस्य होता है
और कॉमन सभा का सदस्य होने के नाते बहुत सारा अनुभव ले लेता है और कई बार वो मंत्री या विधायक रह चुका होता है, उसके पश्चात उस उच्च पदों पर पहुंचता है। तो जो नेतृत्व की ट्रेनिंग है उसे कॉमन सभा के अंदर ही मिलती है। तो कॉमन सभा नेता या भावी नेतृत्व के लिए ट्रेनिंग देने का कार्य भी करती है। इस तरह कॉमन सभा कि ये कार्य करती है। यहाँ पर अपना एक जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो रहा है कि कॉमन सभा का संगठन और उसकी शक्तियाँ बताइए। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि कॉमन सभा की तुलना अमेरिका की प्रतिनिधि सभा से की जाती है। जब अपन प्रतिनिधि सभा पढ़ेंगे तब ये चीज़ ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ब्रिटेन की कॉमन सभा प्रतिनिधि सभा से शक्तिशाली है, क्योंकि कॉमन सभा जो है वो सारे कार्य करती है, लेकिन प्रतिनिधि सभा जो है वो वहाँ पर पहला सदन होते हुए भी अमेरिका में कमज़ोर है, क्योंकि अमेरिका में सीनेट शक्तिशाली है। इसलिए जब हम इनकी तुलना करेंगे तो जो निष्कर्ष आएगा वो यह आएगा कि कॉमन सभा प्रतिनिधि सभा की तुलना में कमज़ोर है, शक्तिशाली है कॉमन सभा और प्रतिनिधि सभा कमज़ोर है। आज की क्लास में इतना ही, तब अगली क्लास के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।